आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो एक चालों की सरकार बन गई है। चाल चल रही है सरकार का काम लोगों की भावनाओं को समझना होता है, लोगों के लिए कार्य करना होता है। लेकिन लोगों के आंदोलन, उनकी आज भी मंशा इस किसान आंदोलन को लेकर ये नहीं है कि लाओ हम किसानों की सुनते हैं, आओ बैठो हम सुनते हैं। 11 दौर की बात हो गई है। कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे आप? क्या देश में लोकतंत्र नहीं है? लोकदल, जिसने हरियाणा में 85 सीटों के साथ 1987 में इतिहास रचा और पूर्ण बहुमत की या कहें कि बहुत बड़े बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन समय बीतता गया, सरकारें आई चली गई। आज लोकदल की स्थिति पूरे भारत में ऐसी है कि उनके पास एक भी विधायक नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा के लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप हुड्डा। प्रदीप हुड्डा लगातार किसान आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या सोशल एक्टिविस्ट कहूँ मैं, लगातार पिछले 10 साल से उनका इतिहास देखें तो राजनीति और समाज में जो संघर्ष का जीवन लगातार उनका रहा है। आज बात करेंगे उनसे तमाम सवालों के बारे में कि लोकदल की आगे पूरे भारत में क्या रणनीति होगी, किस प्रकार से क्या लोकदल अपने उस इतिहास रचने वाले स्वरूप में लौटेगा या मात्र वोट कटुआ पार्टी बनकर के रह जाएगी। और किसान आंदोलन पर जिन सवालों के जवाब आज किसी को नहीं मिल रहे कि आगे आंदोलन का क्या होगा, उसी बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका प्रदीप जी। ये बताइए कि जिस प्रकार से लोकदल के बारे में अगर बात करें, लोकदल का कभी 85 सीटें हरियाणा में इतिहास रचा, इतने बड़े बहुमत की सरकार बनाई। आज ये स्थिति है कि पूरे भारत में लोकदल के पास एक भी विधायक नहीं है। उसके पीछे क्या कारण रहे? लंबी कहानी है। एक समय था, किसानों की पार्टी थी और किसान हित में कार्य कर रही थी। आज भी ये किसान, मजदूर, दलित की पार्टी है और आज भी ये उनके फ़ायदे की, उनके हितों के बारे में सोचती है। लेकिन राजनीतिक स्तर गिरता गया, राजनीति में दूसरे कई नेता आते गए। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो एक चालों की सरकार बन गई है। चाल चल रही है सरकार का काम लोगों की भावनाओं को समझना होता है, लोगों के लिए कार्य करना होता है। लेकिन लोगों के आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकारें कभी चालें नहीं चलती कि द्वेषपूर्ण कि किसी तरह आंदोलन को ख़त्म कर दें। उनकी आज भी मंशा इस किसान आंदोलन को लेकर ये नहीं है कि लाओ हम किसानों की सुनते हैं, आओ बैठो हम सुनते हैं। 11 दौर की बात हो गई है। कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे आप? क्या देश में लोकतंत्र नहीं है? आप ये खुद ही बता रहे हैं कि हमने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है। तानाशाह रवैया दिखा रहे हैं। भाई, किसानों का बिल है, किसान नहीं चाहते, किसान सड़क पर हैं, तो बिल वापसी होना चाहिए। ये सरकार जो होती है लोकतंत्र में, वो 138 करोड़ लोगों की सरकार है और लोगों में किसानों के फ़ायदे के जो बिल आप बता रहे हो, किसान उसे नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं तो उसे वापस लो। क्या दिक्कत है सरकार को, बताएं। और पार्टी, जहाँ से आपने बात की अभी, पार्टी आज भी देश हित और किसान हित में सोच रही है। आज भी मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है कि लोकदल से ही चुने, लोकदल से ही चुने, जैसे सभी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। इस बार का चुनाव देश में बड़ा ही खराब चुनाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया कि सांसदों को ना देखे मोदी को दें, मोदी को दें, मोदी को दें। और लोगों ने ये सोचकर सांसदों को नहीं देखा और मोदी को देख देख के वोट दे दिया और वही मोदी तानाशाह हो गया।
संसद जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलनी चाहिए थी, आज वो तानाशाही प्रक्रिया से चल रही है। जी, आपने तानाशाही का जिक्र किया। आप मुझे ये बताइए, जिस प्रकार से लोकदल की बात करें, लगभग देश से लोकदल पार्टी खत्म हो चुकी है। इसको आप जीवित करने के लिए क्या प्रयास करेंगे भविष्य में? ये तो आपको स्वीकारना पड़ेगा कि लोगों ने लोकदल को नकार दिया है। आज लोकदल के पास एक भी विधायक नहीं है। कभी लीडर ऑफ अपोजिशन भी सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लोकदल का हुआ करता था। तो आगे भविष्य में क्या रणनीति रहेगी? जान डालने के लिए क्या कीजिएगा? सबसे बड़ी बात तो यही है भाई कि लोकदल जो है आज तक अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करता है। और ऐसा नहीं है कि लोकदल नहीं चल रहा है। लोकदल ने 2012 में भी, 2017 में भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है। यहाँ पर हमने हमेशा कैंडिडेट दिए हैं, और चाहे किसी का भी नाम लें, आज चौधरी चरण सिंह का लें तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है, तो या तो चौधरी चरण सिंह जी को या लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा जाता है। और बात करते हैं उसके बाद मुख्यमंत्रियों की। आज हरियाणा में किसी को किसान नेता माना जाता है तो देवीलाल जी को माना जाता है, जो लोकदल से थे। आज उनकी जो वंशज हैं वो उस शैली में कार्य नहीं कर रहे हैं, वो सरकार की गोदी में जा बैठे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, आप बिहार में देखेंगे, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में आज भी कर्पूरी ठाकुर जी को माना जाता है, जो लोकदल से रहे हैं। लोकदल का एक बहुत ही व्यापक स्तर था और बहुत पूरे देश में लोकदल ने राज किया है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थितियां बदलती गई और राजनीतिक समझौते होने लगे। आज भी हरियाणा के अंदर आप देखेंगे तो 10 सांसद हैं। 10 में से 5 सांसद वो हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से आए। आप उनके नाम गिन सकते हैं, राव इंद्रजीत जी हैं, धर्मवीर जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, रमेश कौशिक जी हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं। तो ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो सिस्टम राजनीति में होना चाहिए था वो गिरावट का दौर चला। अन्यथा कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा एक जैसी कैसे हो सकती है? आप क्यों आए भारतीय जनता पार्टी के अंदर? आप बताएं। या तो कांग्रेस विचारधारा से विमुख हो गई थी क्या? यहाँ विचारधाराओं की नहीं, अब पदों की लड़ाई होने लग गई है। लेकिन उस पद की लड़ाई से आज भी लोकदल दूर रहते हुए किसान, मजदूर, दलित के हितों के बारे में सोचती है। लोकदल आज भी यही मानना है कि गांव में रोजगार दें। जो ये बार बार बात चल रही है कि कुछ अडानी, अंबानी और बड़ी कॉरपोरेट्स को ऊपर उठाने की, लोकदल का मिशन आज भी ये है कि वो गांव में गांव के बच्चों को रोजगार दे। चौधरी चरण सिंह कहते थे, देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, गाँव से होकर गुजरता है। आज भी भारत देश की आत्मा गाँव में है, किसानों में है। तो ऐसा नहीं है कि गांव में रोजगार नहीं हो सकते। गांव में कुटीर उद्योग की स्थापना हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हैं। आज जो किसान यहाँ आके बैठा है तो मोदी जी को भी एहसान मानना चाहिए, इस किसान की पैदा की हुई रोटी ही वो भी खा रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। अभी गोडाउन बन रहे हैं किसान का माल खरीदने के लिए, स्टोर करने के लिए। आज किसान को भाव नहीं मिल रहा है। आज आप देखेंगे प्याज का भाव 60 रुपये किलो है, 50 रुपये किलो है। 2 महीने बाद जब प्याज निकलेगा तो इसी प्याज का भाव 10 रुपये किलो भी नहीं रहेगा। आज आलू किसान का निकल रहा है। फसल आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, हम गाजीपुर बॉर्डर बैठे हैं तो यहाँ फसलों का अभी आलू की फसल की हार्वेस्टिंग हो रही है। आज आलू 700 से 800 रुपये में बिक रहा है, 7 रुपये किलो, 8 रुपये किलो। 2 महीने पहले यही आलू 50 से 60 रुपये किलो में बिका है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से, जो ये बीच के 40 से 50 रुपये है, ये कहाँ जा रहे हैं? क्यों किसान सड़क पर है? किसान इस देश के लिए सड़क पर है। किसान की मक्का 900-1000 रुपये बिकती है, मक्की का आटा 40 रुपये किलो बिकता है। निश्चित ही एमएसपी की अगर बात करें, मात्र 6% किसान, वो भी 2 ही फसलों पर विशेष तौर पर फ़ायदा उठा पाते हैं, तमाम फसलों पर उन्हें नहीं मिलता। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, एमएसपी कहीं नहीं जाने वाला। मैं दुष्यंत चौटाला जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि
एमएसपी से भी अधिक जब बाज़ार खुलेंगे, ओपन मार्केट होगी, तो उसका फ़ायदा किसानों को एमएसपी से भी अधिक होगा और अधिक मूल्य मिलेगा। उस पर राय। और दूसरा सवाल मेरा साथ के साथ ये है कि ये आंदोलन अब किस दिशा में जाएगा, क्योंकि 100 दिन हो चुके हैं लगभग किसानों को बैठे हुए, लगभग 40 दिन से वार्ता के रास्ते बंद हैं, वार्तालाप सरकार से हो नहीं रही है और किसान बैठे हुए हैं रास्तों को घेरे हुए। इससे क्या समाधान निकलेगा? किसान अपना काम छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल ये भी आता है कि नुकसान तो किसान का ही होना है, फसल खराब हुई तो भी नुकसान किसान का ही होगा। तो उस पर आपकी क्या राय है कि किस दिशा में आंदोलन जाएगा और किसानों का यहाँ बैठे रहने से क्या फ़ायदा? देखिए, एक शब्द है एमएसपी, था, है और रहेगी। इसमें फ़र्क है। एमएसपी रहेगी, आपके घर में खाना है, खाना था और खाना रहेगा, ये तो है खाने की बात। लेकिन अगर किसी ने वो खाना खा लिया, उसके बाद खाना कहाँ बचा? बात ये नहीं आपके घर में खाना है या नहीं है, बात ये है कितनों ने खाना खाया है, कितनों को मिला है। ये मान ली हमने एमएसपी थी, है या रहेगी, लेकिन थी से मतलब नहीं है एमएसपी कितनों को मिली। आज भी एमएसपी 6% लोगों को मिल रही है, बाकी का किसान 94% किसान कहाँ जाएगा? और आज से कुछ सालों पहले जब ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, मैं बात करता हूँ 2013 की, भारतीय जनता पार्टी के किसान नेताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था। उस वक्त उन्होंने गेहूं के रेट मांगे थे 2100 रुपये, और 2100 रुपये मांगने के साथ ये कहा था कि जैसे डीए बढ़ता है हर साल 5% बढ़ेंगे। उस हिसाब से आज 2021 आ गया है, इन बातों को 8 साल हो गए हैं, और हम माने उस दर को बढ़ाते हुए तो आज गेहूं का भाव 3000 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन गेहूं का भाव है 1925 रुपये। और छोटे मार्जिनल फार्मर, मानता हूं मैं 5 एकड़ से कम जिनकी लैंड है, 85% फार्मर देश में ऐसे हैं, तो अगर 1 एकड़ में देखेंगे तो आप कम से कम 20 से 25 क्विंटल गेहूं का उत्पादन है भारत में। 20 क्विंटल हम कम मान के चलते हैं तो 5 एकड़ में 100 क्विंटल हो गया। 100 क्विंटल पर उसको जो 1100 रुपये पर क्विंटल हो रहा है, घाटा जो हो रहा है, उसे हम 1000 रुपये भी माने तो उसे 1 लाख रुपये का घाटा हो रहा है, और 1 लाख में से उसे 6000 रुपये सम्मान निधि कह के दिया जा रहा है। वो 94,000 कहाँ जा रहे हैं? कोई बता सकता है वो 94,000 कौन खा गया? कोई एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट या कोई बताए। किसान का पैसा आप खा रहे हो, उसी में से उसे 6% दे रहे हो और उसे सम्मान निधि और अपना एहसान बता के दे रहे हो। क्यों भाई? किसान का पैसा है वो, और अपमान निधि है। आम लोगों के बीच में आपने धारणा ये रख दी कि किसान को सब्सिडी दी जाती है, जो लोगों का टैक्स का पैसा है वो किसान के लिए सब्सिडी में जाता है। भारत के अंदर एक किसान को औसतन 15,000 कुछ रुपए के आसपास, 600 के आसपास सब्सिडी मिलती है, उसकी यूरिया और सभी चीज़ों की हम मिलाएं तो। जब आप एक किसान से 96,000 रुपये ले रहे हो, इसके अलावा वो डीजल पे, ट्रैक्टर पे, हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, हर चीज़ वो बाज़ार से खरीद रहा है उस पे टैक्स दे रहा है। आप उसे 96 में से 15,000 सब्सिडी के भी काट दे तो 80,000 रुपये आप फिर उससे ले रहे हो, और एक उसकी पब्लिक में सिंपैथी ये डाल रहे हो कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। अरे भाई, कहाँ से सब्सिडी दे रहे हो? ना किसान को अपमान निधि चाहिए, ना सब्सिडी चाहिए। किसान को आप एमएसपी दे दो, उसका भाव दे दो, वो अपने आप अपना घर और देश चलाने में सक्षम है। अब बात करते हैं, आपने कहा कि आगे इस आंदोलन में क्या रहेगा। आंदोलन देश का है, आंदोलन किसानों का है। किसान इस आंदोलन को शुरू करके लाए थे, और उनकी लड़ाई ये 3 काले कानून वापस लेना था और एमएसपी की गारंटी थी। लेकिन इस दौरान सरकार अपनी चालें चलती रही, कुटिल चालें चलती रही। 26 जनवरी भी आया, 28 जनवरी भी हमने यहाँ गाजीपुर देखा, जो बहुत ही गलत हुआ। कहीं ना कहीं सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए। सरकार इसलिए होती है कि वो अपने लोगों की बात सुने और लोगों का ध्यान रखे। कॉरपोरेट कभी भी लोगों का ध्यान नहीं रखेगा। कॉरपोरेट का काम है कि बिजनेस से पैसा अर्न करना, और सरकार का काम है लोगों को सेवाएं देना। दोनों ही चीज़ अपोजिट है।
तो सरकार फायदा नुकसान नहीं देख सकती, वो कंपनी नहीं है, वो लोगों की जनहितैषी होती है। लेकिन सरकार ने नहीं देखा। उसके बाद आती है जिम्मेदारी विपक्ष की, कि विपक्ष लोगों की आवाज उठाए, लेकिन विपक्ष भी इस समय में मौन पड़ा है, गौण है। तो जब ना सत्ता पक्ष सुन रहा है ना विपक्ष सुन रहा है, तो किसान को रोड पर आना पड़ा। और आज किसान अपने बिल की लड़ाई नहीं, पेट्रोल डीजल गैस के प्राइसेस की लड़ाई किसान लड़ रहा है। जो ये आलू प्याज के भाव हुए हैं, आलू तो अभी आपको बताया किसान ने के घर पैदा हुआ है, प्याज भी वहीं होगा तो वो अपने लिए रख लेंगे। लेकिन जो ये मध्यम वर्गीय परिवार, इस देश की जनता, जो दिल्ली के आसपास हम बैठे हैं, दिल्ली की जनता ये पैसे से खरीदती है, तो वो किसान तक नहीं पहुंचता, वो इन कॉरपोरेट्स के पास जाता है। नीति है वो क्या रहेगी, किस प्रकार से कृषि में सुधार लाने की आपकी मनोकामना है? हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले 40 सालों में हमने कभी समझौते की राजनीति नहीं करी। 87 में हमारी कितनी ही बड़ी सरकार थी, लेकिन फिर भी हम जनहितैषी थे और तानाशाह रवैया कभी नहीं अपनाया। और इस SYL के मुद्दे की कहें या किसान हितैषी मुद्दे कहें, हरियाणा में पेंशन शुरू करना कहें, ट्रैक्टर का टैक्स ख़त्म करना कहें, जितने भी मुद्दे आज ये इंडियन नेशनल लोकदल और JJP भुना रही है, वो लोकदल के समय में ही हुए थे। आज भी लोकदल उन्हीं चीज़ों को लेकर के मैदान में है। लोकदल सत्ता में आए या ना आए, लेकिन लोकदल कभी भी किसान के हितों से समझौता नहीं करेगा। कभी भी इस तानाशाह सरकार की तरह वो किसान विरोधी कभी भी नहीं होगी। वो किसान मजदूर दलित हितैषी थी, है और रहेगी। और लोकदल तो यहाँ तक भी कहती है कि आने वाले चुनाव में, जैसे अभी यूपी चुनाव है, हमने पहले भी लड़ा, हरियाणा में भी खट्टर जी के अगेंस्ट मैंने चुनाव लड़ा था, तो हम यही कहते हैं, अगर हम अच्छे कैंडिडेट ना भी दे पाएं, तो आप जितने कैंडिडेट हैं उनमें से सबसे अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिएगा। ये बताइए, क्योंकि आपने चुनाव की बात की, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लगभग 1 साल बचा है, तो चुनाव को लेकर के लोकदल की क्या रणनीति, कितने कैंडिडेट दे पाएगा, या किसी पार्टी से गठबंधन की बातें आपकी चल रही हैं? चूँकि अगर बात करें, आज लोकदल को एक वोट कटुआ पार्टी के तौर पर ही देखा जाएगा, जो ज़मीन है उनकी, तो क्या रणनीति रहेगी? आप किसी के साथ गठबंधन करेंगे, कुछ सीटों पर समझौता करेंगे, या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे? और अकेले लड़ेंगे तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? भाई, हम बिल्कुल साफ और स्वच्छ राजनीति करेंगे। कोई वोट कटवा राजनीति नहीं करेंगे, कोई मौके का ये फ़ायदा उठाने की राजनीति नहीं करेंगे कि गठबंधन करेंगे। आज भी ये उन्हीं नीतियों पे चलती है। आपको मैं सन 82 का किस्सा सुनाऊंगा। बेरी में चौधरी चरण सिंह जी जनसभा कर रहे थे, शायद उस समय ओम प्रकाश बेरी जी थे या कौन थे, लोकदल पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और चौधरी देवीलाल जी ने उनको वहाँ बुलाया था। तो चौधरी चरण सिंह जी, जो देश के प्रधानमंत्री रहे थे कभी, उन्होंने उस स्टेज से एक ही बात कही थी, भाइयों मैं आपके बीच में आया हूँ और इस कैंडिडेट के लिए आया हूँ, लेकिन मैं इस कैंडिडेट को नहीं जानता पर्सनल तौर पर, आप लोग इसे अच्छे से जानते हैं। मुझे चौधरी देवीलाल जी ने बताया कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है और इस वजह से मैंने इसको टिकट दिया है। अगर फिर भी आपको लगता हो ये अच्छा आदमी नहीं है और कोई इससे अच्छा आदमी है, तो आप उसे वोट दे दीजिएगा। ये चौधरी चरण सिंह जी के विचार थे उन्हीं के कैंडिडेट के लिए, उन्हीं की जनसभा में। क्या किसी और पार्टी में दम है इतना? भारतीय जनता पार्टी जिसके आज सत्ता है, क्या वो ये बात मन से कह सकती है जो कैंडिडेट अच्छा हो आप उसे वोट दे दीजिए? अरे ये हमें वोट कटवा क्या कहेंगे, हम तो लोगों के लिए हैं। असली लोकतंत्र लोकदल के साथ है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हम लोगों का सम्मान करेंगे, लोग हमें जिताएं या जितनी भी वोट दें, हम उनका सम्मान करेंगे और हम ये चाहेंगे लोकतंत्र में लोगों की आस्था रहे और दोबारा से, जैसे आज किसानों को सड़कों पर आना पड़ा है,
ऐसे लोकतंत्र में किसान और कोई भी देश का नागरिक सड़कों पर ना आए। उस संसद में जो लोग चुन के जाएं वो उस जमीन से जुड़े हुए हों, उन्हें वो लोग जानते हों। ये ना हो कि मोदी जी को या लोक दल को देख के ऐसे वोट दे दे, अपने कैंडिडेट को देख के वोट दें, ताकि कल को आप उस कैंडिडेट से पूछ सकें कि भाई आपको हमने वोट देकर वहाँ भेजा था, आपने हमारी वहाँ कितनी आवाज़ उठाई। आज भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, चाहे आगे हरियाणा का आने वाला है या हिंदुस्तान का आने वाला है, हम इसी नीति पर कार्य करेंगे। और मैं लोक दल का प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी यही कहूँगा, अगर मेरे प्रत्याशी से ज़्यादा अच्छा प्रत्याशी कोई और है तो भाइयों आप उसे जिता दीजिए, लेकिन लोकतंत्र को, संसद को एक मंदिर की तरह रहने दें। वहाँ तानाशाहों को ना भेजें, वहाँ जनतंत्र, लोकतंत्र के असली सेवकों को वहाँ भेजा जाए। ये बताइए, सवाल का जवाब आपने दिया नहीं कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल अकेले लड़ने का मन है अभी, लेकिन गठबंधन की बात आती है तो कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं, वैचारिक गठबंधन होगा। आपको पहले भी बताया, मैंने सवाल का उत्तर उसमें दे दिया था। अगर किसी पार्टी का हमारे विचारों से मेल खाता है, किस पार्टी को आप वैचारिक तौर पर अपने करीब पाते हैं भारत की राजनीति में, चाहे क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल? अभी तो देश की राजनीति से हमारा भरोसा ही उठ गया है। अभी तो लोकदल मैदान में दोबारा से इसीलिए आया है कि लोकदल देश को नेता दे पाए। आज देश के अंदर जो पुराने नेता हैं, स्थापित हैं, जिनको भी देखेंगे आप, चाहे मुलायम सिंह हैं या हरियाणा में देवीलाल और फिर उसके बाद उनके वंशज हैं, या बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार हैं, जिनको भी देखेंगे कहीं एक समय तक हमारी बीजू पटनायक जी भी हमारे चौधरी साहब के अलायंस रहे हैं। तो एक उनका दौर चल रहा है, वो नेता जाने के बाद उनका परिवार आगे आ गया है। लेकिन लोकदल शुरुआत से परिवार के खिलाफ था। जब तक चौधरी चरण सिंह जी जीवित थे वो अजीत सिंह को कभी राजनीति में नहीं लेके आए। उनका विचार था कि लोकदल इस देश की पार्टी है, वो किसी परिवार की पार्टी नहीं है, इस देश के हर नागरिक की पार्टी है। इस देश के युवा को, इस देश के किसान को, इस देश के हर अच्छे नागरिक को लोकदल से जुड़ने का हक है और लोकदल हर अच्छे व्यक्ति को टिकट देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बताइए कि आपने परिवारवाद की चूंकि बात की, तो लोकदल आज जिस राह पर है कि सुनील चौधरी की बात करें, वो भी तो एक परिवारवाद का ही हिस्सा है। आपको क्या लगता है, आपके नेता? नहीं, वो पार्टी के संरक्षक हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिल्कुल भी उनमें ऐसा कोई भाव नहीं है। वो तो बल्कि पिछले चुनाव में, हमने 19 के चुनाव में भी हम बहुत लोगों के पास गए, अब मैं आपको सबके नाम यहाँ नहीं बता पाऊँगा। उन्होंने कहा आप लोग आइए, देश को एक नया प्रधानमंत्री दीजिए, प्रदेश को नया मुख्यमंत्री दीजिए। वो पार्टी के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। उनके पिताजी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे थे, चौधरी राजेंद्र सिंह बहुत ईमानदार नेता रहे हैं, उनके उस छवि पर आज तक कोई दाग नहीं लगा सका है। तो आज भी वो पार्टी में, और मैं क्या आपके माध्यम से कहूँगा, पार्टी में कोई आए, नए लोग आए। पार्टी पहले चौधरी चरण सिंह जी के पास थी, उन्होंने बनाई, उसके बाद चौधरी राजेंद्र सिंह उनके परिवार से नहीं थे, उन्होंने उनको दी। अब कोई और व्यक्ति आएगा, वो आगे चलाएगा, ये पार्टी चलती रहेगी। आज चौधरी चरण सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम आज के युवाओं से अपील करते हैं कि उनके अंदर से चौधरी चरण सिंह जी को निकाल लें, चौधरी छोटूराम जी को निकाल लें, चौधरी देवीलाल जी को निकाल लें, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी को निकाल लें। हम चाहते हैं वैसे नेता उभर कर आएँ, ना कि एक परिवारवाद उभर कर आए। हमें कोई लोभ लालच नहीं है, हम बने ना बने। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, अगर पार्टी आती है और विधायक दल ओपनली चुनेगा, सत्ता में आया, भाई जिसका मन करे, जो गुणकारी लगे आप उसे मुख्यमंत्री चुनिए। मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो आपने सुना कि प्रदीप हुड्डा ने जो अंत में जवाब दिया एक मंजे हुए नेता की तरह, और ये थे लोकदल के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, और तमाम बातों पर चर्चा की। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।